अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है लर्निंग हब मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक से। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। यानी कि हमें ये बताना है कि नीचे जो क्वेश्चन हमें दिए हैं उनमें से कौन से डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव हैं या फिर सेल है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये चार कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं, ओवरलैपिंग सेट कौन से सेट होते हैं, एग्जॉस्टिव सेट कौन से सेट होते हैं और सेल्स किन सेटों को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको मैं डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। Two non-empty sets A and B are called disjoint sets if they have no common element या no element in common। का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सेट हैं A and B और वो नॉन एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी से मुराद उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, वो नल सेट ना हो, और उन दोनों सेटों के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट सिमिलर ना हो, एक भी नहीं। तो वो दो सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं लिख के समझाता हूं। अगर मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 4 5 एंड 6। ये दो सेट, इनके एलिमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो इन दो सेट्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। समझ में आ रही बात? उसके बाद हम चलते हैं ओवरलैपिंग की डेफिनेशन के ऊपर। ओवरलैपिंग क्या होता है? टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ये लाइन ऊपर वाली है, दो सेट्स हैं वो भी नॉन एम्प्टी ए एंड बी, आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। वो ओवरलैपिंग सेट कब कहलाएंगे? अगर उनमें दोनों सेट के एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हों, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट का कॉमन होना शर्त है। तो ये कहलाएंगे कौन से सेट? ओवरलैपिंग सेट। साथ में एक और नोट के लिए मैंने आपके पास लाइन लिखी है, नीदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। और कॉमन होने के साथ साथ ये ना हो कि उनमें से वो दोनों सेट जो है वो एक दूसरे के सबसेट कहला ले, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट ना हो। ऐसा ना हो कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में शामिल हो रहे हो। कॉमन जरूर है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो, लेकिन वो उसका सबसेट ना हो, ये भी शर्त होनी चाहिए। तो वो सेट कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 और बी का मैं लिख देता हूँ वही 4 5 एंड 6। अब आप देखें, एक मैंने सेट लिखा जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक मैंने सेट लिखा जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। अब आप देखेंगे ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन आ रहा है, जो कि क्या है? 4। इसका मतलब है ये अब डिसजॉइंट नहीं रहे, ये बल्कि क्या बन गए? ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है वो है एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं? इफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसमें तीन सेटों की बात होगी। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, और वो किसी तीसरे सेट जो कि यूनिवर्सल सेट है उसका क्या है? सबसेट है। दोनों सबसेट हैं उसके। ठीक है, एज यू, यानी कि उस यूनिवर्सल सेट को यू का नाम दे देते हैं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू। अगर वो यू के सबसेट है, विच मीन्स कि ए यूनियन बी क्या होगा? यू होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी? एग्जॉस्टिव सेट। मतलब क्या है इसका? कि दो सेट है ए और बी, वो दोनों, एक तीसरा सेट है यूनिवर्सल सेट जो कि बड़ा सेट होता है, उसका सबसेट भी है, और इन दोनों का अगर हम यूनियन करें तो ये क्या बन जाते हैं? उसका वही सेट बन जाए, तो ये कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट। सही है। अब हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इसकी कि एग्जॉस्टिव सेट कैसे है। इस पे आते हैं सेल्स पे। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं,
सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, ऊपर वाली लाइन ही कॉपी हुई हुई है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स, तो ए और बी सेल्स कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेल्स, अगर वो डिसजॉइंट भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, यानी कि ये वाली कंडीशन तो अपनी जगह पर है, अगर ये बन जाए तो इसमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? सिर्फ डिसजॉइंट का फर्क रह जाएगा। यानी कि दो सेट है ए और बी, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उन दोनों को मिलाएं तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, उन दोनों को यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। शर्त क्या है इस सेल्स के लिए? शर्त यह है कि ए और बी का कोई एलिमेंट एक भी नहीं मिलता जुलता ना हो, यानी कि सिमिलर ना हो, तो वो सेल्स कहलाएंगे, क्योंकि वो डिसजॉइंट होना जरूरी है। और अगर कोई एक आध एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, एक ज्यादा से ज्यादा कितने भी उनमें सिमिलरिटी है, तो वो क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट। चलते हैं सवालों की तरफ। सवाल जो है वो आपके पास ये मैंने सामने कॉपी कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सवाल जो है वो पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं। सवाल आएगा एमसीक्यू, नीचे 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आप बता सकते हैं बात आने कि कोई सेल ओवरलैपिंग कैसे होगा, डिसजॉइंट कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा और एग्जॉस्टिव सेट कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 7, उसके एलिमेंट है, और दूसरा सेट दिया हुआ जिसके एलिमेंट है 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये सेट कौन सा सेट है। अगर हम देखें तो इनमें कोई भी एलिमेंट हमें बजाय कॉमन नजर नहीं आ रहा। अगर इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, दो सेट्स हो, ए और बी नाम हो सकता है इसका, अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। सही है। सवाल नंबर 2 पे आएंगे। सवाल नंबर 2 है, एक सेट लिखा हुआ जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 6, दूसरा सेट लिखा हुआ जिसके एलिमेंट है 1 2 4 एंड 8। अब हमें ये बताना है कि ये कौन से सेट कहलाएंगे इनमें से। ठीक है, क्योंकि सवाल में भी यही इंस्ट्रक्शन थी। 1 2 3 6 और 1 2 4 8 में गौर से अगर हम देखें तो हमें एक एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है, जो कि है ये वाला 2, यानी कि 2 इस सेट के अंदर ही मौजूद है और इस सेट के अंदर ही मौजूद है। अगर कम से कम एक एलिमेंट भी दो सेटों के अंदर कॉमन आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? ओवरलैपिंग सेट। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है तीसरा सवाल, ई एंड ओ। ई का मतलब यहाँ पर बेटा यहाँ उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने मतलब इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं किया, बस ई लिख दिया है। ई एक सिंबल है जो कि इवन नंबर को शो करता है, और ओ सिंबल शो करता है ऑड नंबर को। फिर आगे उन्होंने दिया है व्हेन यू इज इक्वल टू जेड। यू एक सिंबल है यूनिवर्सल सेट का, और जेड सिंबल है इंटीजर्स का। इंटीजर्स यानी कि जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं, जीरो भी शामिल होता है। आगे उन्होंने लिखा यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये तो हमें पता है कि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो, अब इसमें 3 सेटों की कहानी है कि इसका मतलब या तो ये है या तो ये है, या तो एग्जॉस्टिव है या तो सेल है। कंडीशन पे चेक करते हैं कि ये एग्जॉस्टिव है या सेल्स है, अभी पता चल जाएगा। ई क्या होते हैं? इवन नंबर, इवन इंटीजर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इवन नंबर है या इवन इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी शो नहीं किया, इसका मतलब है इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें जीरो भी आता है। और इवन कौन से होते हैं? मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, वो नंबर जो टू के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 8 10। तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आ सकते हैं। इसके अंदर कौन से आ सकते हैं? जो टू के टेबल से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। इन दोनों का यूनियन करें तो जेड आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन करें तो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। फिर अब हमने ये देखना है कि यार एग्जॉस्टिव कब बनेंगे और सेल्स कब बनेंगे। एग्जॉस्टिव कब बनेंगे? जब इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन हो जाए। सेल कब बनेंगे? जब इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि डिसजॉइंट भी हो। तो आप देखें कि इवन और ऑड कभी भी डिसजॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि इवन इसका ऑपोजिट है ऑड का और ऑड ऑपोजिट है इवन का। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा सेल कहलाएगा? ये कहलाएगा भाई सेल्स। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए लिखा हुआ है 0 2 4, आगे नंबर कंटिन्यू है। बी लिखा हुआ है एन, एन फॉर नेचुरल नंबर। अब हमने इन दोनों को देखना है, इन दोनों का यूनियन ये बनता है कि नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि सेम सिमिलर कोई नंबर है या नहीं, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हों।
तो अगर हम देखें तो भाई ये वो नंबर हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं, इवन नंबर कह सकते हैं इनको। ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं और आगे कंटिन्यूटी के साथ चलते हैं 1 2 3 4 5 6। और होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को यूनियन करें तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा, क्योंकि 0 भी शामिल आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो ये दोनों का यूनियन मिला के होल बन जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि इनमें कम से कम एक सेट, इन दोनों सेटों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है या नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 2 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल, यानी कि 1 2 3 4 आपके सामने ही है। 2 भी कॉमन हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फिर 6 आएगा वो भी हो सकता है, 8 आएगा वो भी हो सकता है। तो यानी कि एक सेट तो कॉमन है ही, एक एलिमेंट तो कॉमन है ही, ज्यादा ज्यादा भी हैं नजर आ रहे हैं हमें, तो फिर ये सेल्स नहीं बन सकता। ये क्या हो सकता है? एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव सेट है ये। ठीक है, क्लियर हो रही बात? आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्यू एंड क्यू डैश। क्यू एंड क्यू डैश का मतलब है, क्यू एक सिंबल है जो कि रैशनल नंबर को डिनोट करता है, क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट एक सिंबल है जो कि इररेशनल नंबर को डिनोट करता है। आगे यू का सेट जो दिया वो दिया हुआ है आर, आर फॉर रियल नंबर। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें रियल, इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में बताया है, इवन और ऑड नंबर के बारे में भी उस वीडियो में बताया है। जिसको इन कॉन्सेप्ट को समझना हो, मेरी वो वाली वीडियो जाके जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन करें तो रियल नंबर बनते हैं, क्योंकि रियल नंबर के दो ब्रॉड कैटेगरी थे, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये तो कंडीशन पूरी हो रही है। अब हमें ये कंडीशन देखनी है कि भाई ये एग्जॉस्टिव है या सेल्स है। अगर इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है तो फिर ये एग्जॉस्टिव सेट है, अगर कोई कॉमन नहीं है तो ये सेल्स है। रैशनल और इरेशनल में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल बिल्कुल अलग नंबर होते हैं, इरेशनल बिल्कुल अलग नंबर होते हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये क्या बनेंगे? इसका जवाब क्या होगा? सेल्स होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।